नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों पर आधारित वीडियो का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिक्षा मनोविज्ञान में ये टॉपिक्स अति महत्वपूर्ण है, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में वरन विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी इस प्रकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इस पर सभी स्तरों पर विचार करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों को 3 पार्ट में विभक्त किया गया है: निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले वीडियो में निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि का विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विवरणात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। विवरणात्मक विधि के 6 भाग हैं: जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि व सर्वेक्षण विधि। जीवन इतिहास विधि, जैसा कि इसके नाम से विदित है कि केस हिस्ट्री मेथड इसे हम बोलते हैं, जो जीवन के इतिहास के बारे में अध्ययन करने में सहायक हो। इस विधि का उद्देश्य कारणों को ज्ञात करके उनका निदान करना है, जो व्यक्ति, वंश, वर्ग को किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की इस विधि में हम उन विशिष्ट कारणों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक विशिष्ट व्यक्ति, वंश या वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ जो आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए किसी विशेष प्रकार का व्यवहार का अध्ययन करना हो तो कौन सी विधि होगी, तो आंसर होगा आपका जीवन इतिहास विधि। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य है, तो सिंपल है कि कारणों को ज्ञात करके उनका निदान करना। व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण इसका भौतिक, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई विशेष प्रकार का जो व्यवहार करता है वो उसके संस्कारों से, उसके सामाजिक और पारिवारिक वातावरण से जो उसने सीखा है उसके आधार पर करता है। तो यहाँ जीवन इतिहास विधि में हम उन कारणों को ज्ञात करने का प्रयास उस वातावरण के अनुरूप करने की कोशिश करते हैं। जीवन इतिहास विधि की विशेषताएं। उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से ये विधि सर्वोत्तम है। अर्थात इस विधि के माध्यम से हम किसी भी ऐसे विशिष्ट बालक का या असामान्य बालक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर उसकी समस्या के कारणों को जानकर उपचारात्मक विधि से उसको परामर्श व निर्देशन दे सकते हैं। तो इस आधार पर यह विधि सर्वोत्तम विधि है। यहाँ अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे पूछे कि उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन विधि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो उदाहरण है आपकी जीवन इतिहास विधि। मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करने में सहायक। जो मंदबुद्धि बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, जब हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं तो ऐसे में एक अध्यापक के लिए कक्ष में पढ़ाते समय या शिक्षण कार्य करते समय यह अनिवार्य होता है कि उन कारणों को ज्ञात करे कि वो कौन से कारण हैं जो कि बालक के अधिगम स्तर को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में वो इन जीवन इतिहास विधि के माध्यम से उन कारणों को ज्ञात करके उनका निदान करने का प्रयास कर सकता है। इसमें अभी आप देख रहे हैं मानसिक रोगों से ग्रस्त बालक। मानसिक रोगों से ग्रस्त होने का आशय एक जन्मजात मानसिक रोग हो सकता है या एक पर्यावरण के अनुकूलन में आने के बाद जो मानसिक रोग होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड के समय अगर कोई माँ गिर जाती है या उसकी वजह से बालक के मस्तिष्क में कोई चोट पहुंच जाती है तो वो मानसिक रोगी हो जाता है। अब ऐसे रोग का उपचार किया जाना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन अगर बाद में खेलते हुए गिर जाना या किसी वस्तु से टकरा जाना जिसकी वजह से अगर उसको मानसिक क्षति होती है तो ऐसे में उसका इलाज संभव है। कोई मिल गया फिल्म इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो ऋतिक रोशन है उसकी माँ जो रेखा है, जब प्रेगनेंसी पीरियड था उस समय एक्सीडेंट होने के कारण उसके मस्तिष्क में चोट लग गई थी, तो उसका जो विकास है वो धीमी गति से होने लग गया था। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि मानसिक रोगों से अगर ग्रस्त बालक के बारे में अध्ययन करना है या मंदबुद्धि पिछड़े बालकों के बारे में अध्ययन करना है तो जीवन इतिहास विधि सर्वश्रेष्ठ विधि। सूचना संकलन विधि पर आधारित है। इसका आशय कि जितने भी उस व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं हैं, उसके जीवन से संबंधित सूचनाएं हैं, वो हम उसके सहयोगियों से, साथियों से, माता पिता से, समाज से, शिक्षकों से जो हम लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, इसलिए इस विधि को सूचना संकलन विधि पर आधारित विधि भी कहते हैं। इतनी विशेषताओं के होते हुए भी इसकी सीमाएं हैं, जिसमें पहली सीमा है इसमें समय, श्रम और धन अधिक खर्च होता है। इसका प्रयोग कुशल विशेषज्ञ व्यक्ति कर सकते हैं, हर व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन इतिहास विधि में सूचना संकलित करना एक आर्ट है और उसका जो कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति कर पाने में
असमर्थ होता है। दूसरी विधि आपकी विकासात्मक विधि, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि इसको जेनेटिक विधि भी कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति के विकास क्रम का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो विकासात्मक विधि है। मनोवैज्ञानिक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के विकास के विभिन्न पक्षों संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करके व्यक्ति के विकास पे उसके वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव को देखता है। हम जब अभी बुद्धि पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बुद्धि एक आपके वंशानुक्रम पर आधारित होती है, जिसको सामान्य बुद्धि कहते हैं, और एक विशिष्ट बुद्धि होती है जो वातावरण के प्रभाव से हम सीखते हैं। आगे डिटेल में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम विकासात्मक विधि में ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा विकास क्रम है, जो विकास का स्तर है, और विकास के जो हमारे विभिन्न पक्ष हैं, उनमें किस प्रकार से हमें वातावरण प्रभावित करता है या वंशानुक्रम प्रभाव डालता है। इस विधि में विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, कई बार प्रश्न पूछ लेता है विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो ध्यान रहे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था है। व्यक्ति के अपक्ष कौन कौन से विकास के, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक। ये भी हम अभिवृद्धि विकास की जो यूनिट पढ़ेंगे तब एक एक पक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विधि दीर्घकालीन विधि है जिसमें अनेक वर्षों तक समंकों को एकत्रित करना होता है। समंक का आशय यहाँ सूचनाएं हैं, क्योंकि इसमें भी हम सूचनाओं के आधार पर ही किसी भी बालक के व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से कर पाते हैं। विकासात्मक विधि को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है कालानुक्रमिक विधि और एक है अनुप्रस्थ काट विधि। जब हम कालानुक्रमिक विधि की बात करते हैं तो उससे आशय व्यक्तियों के एक ही समूह का थोड़े थोड़े अंतराल पर अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। यानी टेस्ट और रीटेस्ट की प्रोसेस से हम उसको गुजारते हैं। एक बार हमने टेस्ट लिया, जो आंकड़े हमारे पास आ गए, दोबारा हम वो टेस्ट लेते हैं। अगर आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं आता तो हम ये मानते हैं कि वो जो तथ्य हमारे पास आए हैं वो तथ्य क्या है, सही है, या वैज्ञानिक आधार पर उनकी हम पुष्टि करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो अनुप्रस्थ काट विधि है, उसमें भिन्न आयु स्तर के अनेक समूह का एक साथ अध्ययन करके हम उसका विश्लेषण करते हैं या निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इन दोनों विधियों में अगर मुख्य बात है, समानता अगर कोई है, तो वो ये है कि विकास क्रम के आधार पर दोनों ही विधि के माध्यम से विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और वैसे अगर अंतर पूछा जाए आपसे, तो कालानुक्रमिक विधि में टेस्ट और रीटेस्ट की व्यवस्था है, यानी सैंपल एक ही रहता है, एक ही समूह पे हम बार बार प्रयोग करते हैं। जबकि अनुप्रस्थ काट विधि में विभिन्न आयु स्तर के अनेक समूह पर हम एक साथ अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जीवन इतिहास विधि और विकासात्मक विधि में प्रमुख अंतर, जैसे अभी हमने पहली विधि जो पढ़ी थी वो थी जीवन इतिहास विधि, और दूसरा अभी हमने पढ़ा विकासात्मक विधि। नॉर्मली इन पे भी प्रश्न आ जाता है कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ जो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि जीवन इतिहास विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनोवैज्ञानिक को व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। यानी जो विषयी है, जो आपका करता है, वो आपको सूचनाएं नहीं देता है, बल्कि उससे रिलेटेड सूचनाएं आप अन्य व्यक्तियों से, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, उसके दोस्त, टीचर्स और जो समाज के अन्य व्यवस्था है, उन सबसे आप सूचनाएं उसके बारे में एकत्रित करते हैं। इस कारण आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी सुविधा से, अपनी समझदारी से आपको प्रश्नों का जवाब देता है। जबकि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करके अथवा मापन करके सूचनाओं को प्राप्त करता है। किसी दूसरे व्यक्ति की जो सूचनाएं हैं उन पर डायरेक्ट उनको कहीं भी अपने अध्ययन में शामिल नहीं करता है। इस कारण मनोवैज्ञानिक का परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रण होता है। तो ये प्रश्न जो बनते हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर हम अगर विकासात्मक विधि की विशेषताओं की बात करें, तो विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विशेषताओं को जानने के लिए ये विधि सर्वाधिक उपयोगी है। अब यहाँ प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि वो कौन सी विधि है जो विभिन्न विकास की अवस्थाओं में बालक के विकास क्रम को जानने में सहायक है, तो वो विधि आपकी विकासात्मक विधि है। ये विधि बालक के विकासात्मक दोषों को जानने में सहायक है। बालक के विकास पर बहुत सारी चीजें प्रभाव डालती हैं, उनमें जो जो प्रभाव हम जानने का प्रयास करते हैं वो विधि कौन सी आपकी विकासात्मक विधि है। अब चूंकि इस विधि में इतनी विशेषताएं हैं, लेकिन इसके भी अपने दोष हैं। दीर्घकालीन है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, दीर्घकालीन विधि है। दीर्घकालीन होने के कारण इस विधि में समय, धन और श्रम अधिक लगता है। दूसरा, मानव विकास को एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिनको नियंत्रित करके अध्ययन किया जाना संभव नहीं। कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि इसने विकास क्रम के ऊपर प्रभाव डाला है। अब आता है आपका तुलनात्मक विधि। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
अब यहाँ इसके भी नाम से आपको विदित है कि जहाँ तुलना की बात आती है, तुलना कभी भी एक चरण में नहीं होती, बल्कि दो चीजों में, चाहे वो समानता देख रहे हो या असमानता देख रहे हो, हम तुलना करके उसका अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक विधि की विशेषताएं: पशुओं के ऊपर प्रयोग करके मनुष्यों के लिए सिद्धांत प्रतिपादित करने की एकमात्र विधि है। जब हम अधिगम की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से पशुओं के व्यवहार को मानव व्यवहार से जोड़ते हुए शिक्षा मनोविज्ञान में उन विधियों और सिद्धांतों को हमने प्रयुक्त करने का प्रयास किया है। तो तमाम जो सिद्धांत बने हैं वो तुलनात्मक विधि का परिणाम है। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। अन्य प्रजाति जो आपके पशुओं का व्यवहार है उसके ऊपर हमने जो उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पर मानव व्यवहार को जब हम समझते हैं तो उस समय हम वहां उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप देखेंगे किस प्रकार से अन्य प्रजाति का जो ज्ञान है वो दूसरी प्रजाति पर दूसरी प्रजाति के साथ समन्वित करने से हमें सिद्धांतों को समझना आसान हो जाएगा। तुलनात्मक विधि की सीमाएं: मनुष्य और पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि मनुष्य और पशु में जो स्वाभाविक अंतर है वो है बुद्धि का। उस बुद्धि के कारण हम उन दोनों के को एक कटघरे में नहीं रख सकते। विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक गठन, वंशानुक्रम तथा परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों में प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उनमें इस प्रकार का अंतर पहले ही हमें दिखाई दे रहा है तो इस आधार पर हम जो भी कोई सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। मनोविश्लेषणात्मक विधि: मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसे आपको अगर याद आता हो, हमने पिछले वीडियो में मनोविज्ञान संप्रदाय में भी मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का पूरा अध्ययन किया था और वहां भी हमने बात की थी फ्राइड की। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, अर्थात मनुष्य जन्म से क्रियाशील प्राणी है, ये बात भी फ्राइड ने मानी थी। और उसके अनुसार कि जब व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है तो उसका कारण केवल चेतन मन ही नहीं है, वरन अचेतन मन का प्रभाव भी उसके व्यवहार पर दिखाई देता है। अब प्रश्न है कि अचेतन मन क्या है? तो अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं व भावनाओं का पुंज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही इन अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अतृप्त इच्छाएं आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, कई बार हमें खुद को पता नहीं होता कि हम बहुत सारी इच्छाओं को जब कंट्रोल करते हैं, अपनी संवेगों को कंट्रोल करते हैं, वो तमाम जो हमने नियंत्रित किए हैं वो सब व्यवस्थाएं अचेतन मन में चली जाती हैं और जैसे उसको समुचित वातावरण मिलता है तो बाहर मुखरित होने लगती हैं। तो दमित इच्छाओं का मतलब कि जो इच्छाएं आप पूर्ण नहीं कर पाते, जिनके लिए हम एक बार कह देते हैं मैंने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया। अब वो एक तरीका है, जब हम समायोजन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको भी डिटेल में, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि दमित इच्छा, हमने उस इच्छा को जो खत्म किया, उसका जो दमन किया, वो दमन होने के बाद इच्छा हमारी अचेतन मन में चली जाती है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति आरएएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, नहीं बन पाता, तो 20 साल बाद जब उसका बच्चा बड़ा होता है वो उससे पूछता है मुझे क्या बनना चाहिए, तो वो अचेतन मन से एक आवाज आती है कि मैं नहीं बन सका लेकिन मुझे अपने बच्चे को बनाना है, और वो उसके कारण ना उसकी अभिवृत्ति के बारे में रुचि रखता है, ना उसकी अभिप्रेरणा को देखता है, ना उसके अभिक्षमता को देखता है, वो उसको तुरंत वह विषय लेने के लिए सजेस्ट कर देता है। तो किसका परिणाम हुआ? 20 साल बाद भी दमित इच्छाओं का या अचेतन मन का परिणाम होता है। इसमें एक उदाहरण और भी दे सकते हैं। कई बार हम बजट से कोई वस्तु कर लेने जाते हैं कि आपके जेब में 10,000 रुपए हैं, आप जैसे शोरूम में जाते हैं आपको जो वस्तु पसंद आ रही है वो 15,000 की पसंद आती है, लेकिन उस समय आपको बहुत इच्छा होती है कि मुझे यही मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, जो भी लेना है, उस भावना को लेकर आप वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो आप नहीं खरीद पाते। जब नहीं खरीद पाते हैं तो वो बात आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अचेतन मन में। जिस दिन आप इस लायक होते हैं, आपके जेब में 15,000 रुपए होते हैं, फिर आपको उस वस्तु खरीदने का मौका मिलता है, तो आप सबसे पहले जाकर उसी चीज को खरीदने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उस दिन आपके जो अचेतन माइंड से वो कल्पना बाहर निकल जाती है और आप उसको लेने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहने का आशय, अतृप्त तथा दमित इच्छाओं व भावनाओं का पुंज अचेतन मन में स्थापित होता है, लेकिन जैसी परिस्थिति उसको अनुरूप मिलती है वो स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है। मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ मैं आपको एक फिल्म जो भूल भुलैया अगर आपने ध्यान से देखी हो तो उसका उदाहरण देना उचित समझूंगी, ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ जो अक्षय कुमार है उनके द्वारा प्रयास करके जो विद्या बालन के जन्म के समय के उसके दादी के द्वारा सुनाई हुई कहानियों का प्रभाव उसके अनकॉन्शियस माइंड पर पड़ गया था, उसके कारण वो मानसिक रूप से
विक्षिप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जो अनकॉन्शियस माइंड था उसने उसकी मेंटल जो सिचुएशन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया था। उसी का परिणाम था कि वो लास्ट तक आते आते जो अक्षय कुमार है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्शन मेथड लगाकर प्रक्षेपण विधियों के आधार पर उसकी वो सारी मनोवृत्तियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। तो अचेतन में निहित व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छाओं को जानने के लिए शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, मसी लक्ष्य, जिसको शाही धब्बा परीक्षण जैसे विभिन्न प्रक्षेपीय तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका हम विस्तार से व्यक्तित्व मापन की विधियां जब पढ़ेंगे तब हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक विधि की विशेषताएं। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों ही पक्षों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले हमने जो अंतर्दर्शन विधि पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमने चेतना की अनुभूति की बात की थी। लेकिन यहाँ ये मनोविश्लेषणात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के व्यवहार का हम अध्ययन कर पाते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रहे कि मनोविश्लेषणात्मक विधि उसका सही उत्तर है, जहाँ चेतन अचेतन दोनों की बात की जा रही है। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विकारों का निदान करना इस विधि के प्रयोग से ही संभव है। अब भावना ग्रंथियां वो आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और उसके कारण जो मानसिक विकार बनते हैं भावना ग्रंथियों के कारण, उनका पहले निदान किया जाए और उसके बाद उसका उपचार किया जाए। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि आपकी इन दोनों कार्यों में मदद करती है। इस विधि में व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता है और वो उस किरदार को स्वयं अपने अंदर ढूंढने लगता है और वो स्वतः ही वो उसमें बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो सबसे अच्छा इस मनोविश्लेषणात्मक विधि का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि इसमें न केवल चेतन वरन अचेतन मन के बारे में भी हम आसानी से बात कर सकते हैं। इतना होते हुए इसकी कुछ सीमाएं हैं। इस विधि का प्रयोग कर दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। अगर भूल भुलैया फिल्म आपने देखी और वो कुशल, जहां आपने देखा कि अक्षय कुमार का जो रोल है वो कुशल मनोविश्लेषक के रूप में सामने आता है, जो लास्ट में उसने अपने उसके पति के जो हत्या करने की बात कही कि अष्टमी के दिन वो उसको मारेगी। अब उसने मारने के लिए जो पूरा एक प्रोजेक्ट लगाया वहां, और उसको किस तरीके से उसको सिचुएशन तो दी लेकिन उसके पति को भी बचा दिया, और एंड में जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हुई तो उसको भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ। तो वहां बिना किसी नुकसान के उस सारी प्रक्रिया को दोहराना ये एक बहुत जटिल कार्य है, जो कि एक मनोविश्लेषक ही, दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकता है। इस विधि के प्रयोग में धन और समय अधिक लगता है। इस विधि में व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों को अत्यधिक धैर्य से कार्य करना होता है, जो कभी कभी असंभव हो जाता है। व्यक्ति के मन में छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति समाज इस विधि के प्रयोग करने में सहयोग नहीं देते हैं। एक बार वो इस बात के लिए एग्री नहीं करते हैं कि वो मनोविश्लेषक का साथ देंगे, क्योंकि इसमें जो सिचुएशन बनती है वो किसी को पागल करार देने की भी हो सकती है, वो किसी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताने की भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे आपने देखा कि एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी सारी बात को बड़े ध्यान से सुनता है, फिर कुछ टेस्ट लिखता है, उन टेस्ट के आधार पर वो ये डायग्नोसिस करता है कि वास्तव में बीमारी क्या है। और अगर सही ढंग से नैदानिक विधि के माध्यम से अगर वो सही डायग्नोस्टिक कर लेता है इस बात का कि बीमारी क्या है, तो वो उपचार करने में भी सफल हो जाता है। ये एक व्यक्तिगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? नैदानिक विधि है। ये विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है कि जब कक्षा कक्ष में अध्यापक अनुदेशन कर रहा है, उस समय जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर मानसिक रूप से और पिछड़े बालक हैं उनके बारे में जानने में यह विधि अध्यापक का सहयोग करती है। नैदानिक विधि के द्वारा व्यक्ति के जटिल और अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उसे उपचारात्मक उपाय बताए जा सकते हैं। अर्थात सब कुछ करें कि अध्यापक ने गृह कार्य दिया है, बालक गृह कार्य नहीं कर पा रहा है, या झूठ बोलता है, या कॉपी से पन्ने फाड़ता है, ये बहुत सारी चीजें जो अवांछनीय व्यवहार के अंतर्गत आती हैं और वो अवांछनीय व्यवहार कक्षा में करता है, तो अध्यापक उन कारणों को जानने के लिए नैदानिक विधि का उपयोग कर सकता है। नैदानिक विधि की विशेषताएं हैं। उपचारात्मक उपाय देने से पहले समस्याएं ज्ञात करने के लिए नैदानिक विधि का प्रयोग करना अपरिहार्य है। बिना कारणों को जाने कि कौन से वो कारण जो व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, तब तक आप अवांछनीय व्यवहार को रोक पाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में नैदानिक विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि नैदानिक विधि है, क्योंकि एक तो व्यक्तिगत विधि है, इंडिविजुअल बालक से आप बात करते हैं, उसके कारण ढूंढते हैं और कारणों को ढूंढकर सही ढंग से उसका उपचार करने के लिए आप इसमें प्रेरित होते हैं। इतना सब होते हुए भी इसकी भी सीमाएं हैं। इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं।
कुशल मनोचिकित्सक का मतलब कि उसमें धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उसमें इस तरह की भावनाओं की बालक उसके साथ मिलने के बाद अपनत्व का अनुभव करे और अपने दिल की बात, अपने अनकॉन्शियस माइंड की बात भी उसके सामने रख पाए। ये विधि समय, श्रम और धन की दृष्टि से अत्यधिक व्ययसाध्य है, इसमें समय अधिक लगता है। सर्वेक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। जितना भी हम अनुसंधान कार्य करते हैं, उस अनुसंधान में जो तथ्यों का संकलन करते हैं, उसमें तथ्य संकलन में ये विधि ही हम प्राय काम में लेते हैं। जितने भी आप देखें, किसी भी विचारधारा को लेकर या किसी पॉलिसी को लेकर कहीं कोई जनमत सर्वेक्षण का काम होता है, तो उसमें भी सर्वे शब्द आता है। उसके आधार पर हम एक राय जानते हैं कि एक विशाल समूह की राय उस एक कार्य के प्रति कैसी है। तो सर्वेक्षण विधि में हम व्यक्तियों के प्रतिदर्श को, यानी एक न्यायादर्श ले लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के बाद उससे सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। सूचना और तथ्यों के आधार पर हम उसमें सांख्यिकी लगाते हैं और सांख्यिकी के आधार पर जो विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण के आधार पर हम उसका एक सामान्यीकरण, एक सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये विधि इस कारण से सांख्यिकी विधि भी कहलाती है। इस विधि से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, सिद्धांत और नियम है, वो लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए ये विधि अत्यंत उपयोगी विधि है। ये एक बड़े समूह पर अध्ययन करने में सहायक विधि है। जो भी हमने बात की थी निदानात्मक विधि, वो केवल व्यक्तिगत विधि थी, जबकि सर्वेक्षण विधि क्या है, अगर मुझे व्यापक स्तर पर कार्य करना है या व्यापक स्तर पर किसी चीज का मापन करना है, तो मुझे सर्वेक्षण विधि को काम में लेना है। अब इसके भी अपने टूल हैं, जिसमें अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली परीक्षण है, आदि मापन उपकरणों की सहायता से संकलित पद्धतों का सांख्यिकी ढंग से विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली व विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से हम जो तथ्यों का संकलन करते हैं, उन तथ्यों को हम सांख्यिकी से गुजार कर उसके आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं, और जो हमारे परिणाम आते हैं वो धीरे धीरे साइंटिफिक परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुनिष्ठता तीनों चीजें समाहित हो जाती हैं। सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं, ये विधि एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त सूचनाएं प्रामाणिक स्वीकार की जाती हैं। अर्थात जो भी हमने बात की थी कि जो तथ्य हम इकट्ठा करते हैं, उन तथ्यों पर हम स्टैटिक्स का उपयोग करते हुए जब परिणामों का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं प्रमाणित हो जाती हैं। इस विधि में प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समग्र के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाने के कारण कम समय, श्रम व लागत से अध्ययन इसमें संभव हो जाता है। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग में विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जा सकता है। एमएड लेवल पर जो हमारे विद्यार्थी डायटेशियन लिखते हैं या पीएचडी का जब शोध कार्य करते हैं, तो सर्वेक्षण विधि का ही उपयोग करते हैं, जिसमें हम विभिन्न चरों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करके और उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि एक चर के दूसरे चर के प्रभाव के आधार पर बनते या बिगड़ते हैं। सर्वेक्षण विधि की सीमाएं, इस विधि की विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श तथा उससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करती है। अतः यदि प्रतिदर्श या न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता तथा उससे प्राप्त सूचनाएं असत्य होती हैं, तो इस विधि से प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसलिए इस विधि को भी हम वैज्ञानिक विधि तो कहते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने सैंपल ही गलत चुन लिया, अब उसके आधार पर हमने सामान्यीकरण कर दिया, तो वो सामान्यीकरण हमारा अविश्वसनीय, गलत भी हो सकता है। ये विधि समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है। इस विधि से व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। हमने मान लीजिए जन्म सर्वेक्षण किया, 100 व्यक्तियों का सैंपल लिया, अब 100 में से 80 व्यक्तियों ने अगर उसके प्रति सकारात्मक राय दी है, तो हमने उसी को वेटेज देते हुए सामान्यीकरण कर दिया कि सभी लोग इसके पक्ष में, जबकि वो जो 20 लोग हैं जिन्होंने नकारात्मक राय दी थी, उनका आंकड़ा इसमें क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। तो यहाँ अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं, बहुत सावधानी से लेना पड़ता है, तभी हमारे परिणाम साइंटिफिक हो पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अगले जो वीडियो हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं।